हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज डेफिनेट इंटीग्रेशन है ना। इनडेफिनेट तो ख़त्म हो गया, एनसीईआरटी का भी डिस्कशन चल रहा है। 7.4 एक्सरसाइज तक का डिस्कशन हम कर दिए हैं, ठीक है। 7.5 7.6 ऐसे होते ही रहेगा धीरे धीरे, ठीक है ना। चलिए आज डेफिनेट इंटीग्रेशन का डिस्कशन करते हैं। डेफिनेट इंटीग्रेशन है ना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके लिए आपका इनडेफिनेट इंटीग्रेशन का अच्छा होना काफ़ी ज़रूरी है ना, डेफिनेट को समझने के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो याद रखिएगा, लेट एफ ऑफ एक्स बी ए कंटिन्यूअस फंक्शन इन इंटरवल क्लोज इंटरवल फ्रॉम ए टू बी। यदि कोई फंक्शन क्या है इस इंटरवल में कंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस मतलब लगातार, कहीं भी ब्रोकन नहीं है, टूटा उटा नहीं है, ठीक है। हमेशा जब इसका ग्राफ आप ड्रॉ करेंगे तो हमेशा क्या आएगा, लगातार आना चाहिए, ठीक है। देन डेफिनेट इंटीग्रल ऑफ एफ ऑफ एक्स फ्रॉम ए टू बी is denoted by and is defined as अब देखिए डेफिनेट इंटीग्रेशन का वैल्यू हम कैसे निकालते हैं, ठीक है। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर। अब ये डिफाइन कैसे होता है, सबसे पहले आप ऐसे कीजिए ना, एफ ऑफ एक्स का इनडेफिनेट इंटीग्रेशन निकाल लीजिए। ये तो आपको पहले से निकालने के लिए आता है, ठीक है ना। उसके बाद फिर स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर में इसको डालिए। इसको बोलते हैं अपर लिमिट, इसको बोलते हैं लोअर लिमिट, ठीक है। अपर लिमिट को यहाँ रखिए, लोअर लिमिट को यहाँ रख लीजिए, ठीक है ना। इस प्रकार से ये डिफाइन होता है। अब आगे क्या करेंगे हम आपको बता देते हैं। यहाँ कर लेते हैं क्या, लेट इंडेफिनेट इंटीग्रल ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू जी ऑफ एक्स प्लस क्या सी। मान लिए हैं कि इसका जो इंटीग्रेशन है ना कुछ तो इंटीग्रेट होकर के आएगा ना। ये मान लेते हैं जी ऑफ एक्स प्लस सी आ गया। तो अब आप क्या कीजिए, इसके जगह पर रख लीजिए क्या, जी ऑफ एक्स प्लस सी, और यहां बी यहाँ ए। इतना तक आप कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब करना क्या है, अपर लिमिट, ये x का वैल्यू है, याद रखिएगा हमेशा। ये जो आप दिख रहा है ना आपको, ये अपर लिमिट, ये x का वैल्यू है, ये भी x का वैल्यू है, ये भी x का, ये भी x का, ये भी x का, ये भी x का। तो अंतिम में करना क्या है, अपर लिमिट को इसमें x के जगह पर रख लीजिए, g ऑफ b प्लस सी, फिर क्या आ जाएगा माइनस, फिर इसको इसमें रख लीजिए g ऑफ a प्लस सी। अब जब आप माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, g ऑफ b माइनस g ऑफ a, ठीक है। डेट इज आप ऐसे बोल लीजिए। अब यहां ध्यान देना है आपको। देखिए सी जो यहां पर है कांस्टेंट, हमेशा क्या होता है जब आप इसमें से इसको घटाएंगे तो कांस्टेंट हमेशा कैंसिल हो जाएगा, इसीलिए कांस्टेंट देने का जरूरत भी नहीं है। जब आप इसका इंटीग्रेशन लिखेंगे तो उसमें कांस्टेंट को देने का जरूरत नहीं है। लेकिन एक चीज और याद होना चाहिए, फंक्शन कंटिन्यूअस होना चाहिए इस इंटरवल में, कहीं भी डिसकंटिन्यूअस नहीं होना चाहिए। डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा तो इंटीग्रेट नहीं कर पाएंगे हम, ठीक है ना। बच्चे लोगों को पता नहीं चलता है कंटिन्यूअस या डिसकंटिन्यूअस इस इंटरवल में कैसे है। इसीलिए डेफिनेट इंटीग्रेशन को अच्छे से समझने के लिए ग्राफ का भी जानकारी होना काफ़ी ज़रूरी है, ठीक है। ग्राफ का लेक्चर आपको भी मिल जाएगा कल से, ठीक है। लेकिन अभी आप इतना समझिए
एक इंडेफिनेट इंटीग्रेशन को हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, इसका ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन भी अभी हम आपको बता देते हैं, ठीक है। लेकिन पहले आप ये समझिए, यदि एफ ऑफ एक्स इन क्लोज इंटरवल फ्रॉम ए टू बी में कंटिन्यूअस रहेगा तो एफ ऑफ एक्स के डेफिनेट इंटीग्रेशन को ए से बी में इस प्रकार से डिनोट करते हैं। और ये डिफाइन देखिए कैसे होता है। सबसे पहले आप इसका क्या कीजिए, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन लिख लीजिए इसी का, और फिर स्क्वायर ब्रैकेट के ऊपर नीचे में अपर लिमिट ये यहाँ लिखिए, लोअर लिमिट यहाँ लिखिए। उसके बाद इसका जो इंटीग्रेशन करके आएगा उसको आप यहाँ रख लीजिए स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर में, फिर अपर लिमिट को रख लीजिए, लोअर लिमिट को रख करके घटा लीजिए। जैसे क्वेश्चन चलिए यहाँ करते हैं। क्वेश्चन में है एक्स स्क्वायर को इंटीग्रेट करना है 0 to 1 में, ये डेफिनेट इंटीग्रेशन है, ये इसको इंटीग्रेट करना है। तो अब देखिए इसको कैसे इंटीग्रेट करेंगे हम। पहले एक्स स्क्वायर को इनडेफिनेट इंटीग्रेट कर लीजिए, यहाँ 1 यहाँ 0, और ये देखिए क्या आ जाएगा, ये क्या हो जाएगा एक्स क्यूब बाय 3। या सी देने का जरूरत नहीं है, सी घटाने क्रम में देखिए कट ही जाता है। अब चलिए अब यहां 1 रख दीजिए, हो गया है ना। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, साइन एक्स जीरो से पाए। तो 0 से पाई के बीच में पहले ये देखेंगे साइन एक्स कंटिन्यूअस है क्या। 0 से पाई के बीच में साइन एक्स कंटिन्यूअस है क्या, ये देखेंगे। तो कंटिन्यूअस ऐसे है, हम आपको बता देते हैं 0 से पाई के बीच में साइन जो है ना कंटिन्यूअस है। जब आप साइन का ग्राफ खींचेंगे 0 से पाई में तो ये आ जाएगा। इसका मतलब 0 से पाई में साइन क्या है, कंटिन्यूअस सच में है। पहले इसका इनडेफिनेट इंटीग्रेशन निकाल लेंगे। इसका क्या होता है, माइनस कॉस एक्स। अब इसको इसमें रख लेते हैं, ठीक है। इसको इसमें रखेंगे तो देखिए क्या आ जाएगा, कॉस पाई माइनस कॉस पाई, फिर माइनस देंगे, ठीक है ना, फिर माइनस कॉस 0। कॉस पाई का वैल्यू होता है -1, इसका वैल्यू ये पूरे का -1 और माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 1, और ये माइनस हो जाएगा क्या, प्लस कॉस 0 होता है 1, इसका वैल्यू क्या आ जाएगा 2। तो इसमें कुछ भी नहीं है, देखिए आपको दिख रहा है ना, इसमें कुछ भी नहीं है, केवल आपको इनडेफिनेट इंटीग्रेशन आना चाहिए तो आप आराम से इसको इंटीग्रेट कर लेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन में देखिए क्या है, एक्स बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी एक्स, और इसको इंटीग्रेट करना है 0 to 1 में। एक्स बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 इसको इंटीग्रेट करना है क्या, 0 to 1 में। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसको इनडेफिनेट इंटीग्रेट कर लेंगे। ठीक है, इसका देखिए आपको कुछ महसूस हो रहा है कि इसका डीसी न्यूमरेटर में है। अब हम डेफिनेट इंटीग्रेशन पढ़ा रहे हैं, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन हम आपको पढ़ा दिए, तो आपको यहां समझना पड़ेगा कि इसका डीसी ऊपर है क्या। देख लीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का डीसी होता है 2x नहीं है लेकिन x तो है ना, तो यहां हम 2 दे सकते हैं, 2x बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू क्या dx, और यहां हो जाएगा 1/2 10। ऐसे कांस्टेंट तो 1/2 को आप बाहर निकाल सकते हैं, यहां से कोई दिक्कत नहीं, कांस्टेंट बाहर निकल जाता है। कांस्टेंट को कोई भी आदमी है ना कैद नहीं कर पाया। अच्छा चलिए, कांस्टेंट बाहर निकल जाएगा, और इसका डीसी देखिए लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 1 है ना, ब्रैकेट इस पर शिफ्ट हो जाएगा। अब कांस्टेंट कैंसिल ही हो जाता है, इसीलिए यहां सी ऐड करने का जरूरत नहीं है। चलिए क्या हो जाएगा इसका वैल्यू, log 1 स्क्वायर प्लस 1 माइनस log 0 स्क्वायर प्लस 1। ठीक है ना, तो ये हो गया इसका मतलब। आपको ऐसे ही बनाना ही है,
अब जैसे देखिए कहीं कहीं क्वेश्चन में ऐसे रह सकता है 2x² + 3x + 1 इंटू dx, और यहाँ आपको दे देगा क्या -1 से 1 के बीच में इंटीग्रेट करने के लिए। इसको आप कैसे करेंगे? ठीक है ना, सबसे पहले आप इसको इनडेफिनेट इंटीग्रेट कर लीजिए। अब मेरे को आइडिया आ गया ना कि इनडेफिनेट इंटीग्रेट नहीं करना था, ऐसे करने की क्या जरूरत है, इसको इंटीग्रेट पहले कर लेते हैं। 2 × x³ + 3 + 3 × x² 2, और 1 का क्या हो जाएगा x। अब बाद में वैल्यू रखना ही है 1 - 1, कोई जरूरी नहीं है स्क्वायर ब्रैकेट ही यूज करेंगे, आपको जो मने ब्रैकेट लगाने का लगाइए, ठीक है ना, कुछ भी चलेगा, हर चीज चलेगा। इसमें 1 रख देते हैं, 1 रखेंगे तो कितना आ जाएगा 2/3 + 3/2 + 1, फिर माइनस, इसमें रखेंगे -1 -2/3 प्लस कितना 3/2 फिर -1 हो जाना चाहिए। अब इसको जोड़ घटाव कर लीजिएगा। अब इसको करना है, चलिए इसको पहले इंडेफिनेट इंटीग्रेट कर लेते हैं। यहाँ पर इंडेफिनेट इंटीग्रेशन का यूज कर लेते हैं तो कितना आ जाएगा 4, कांस्टेंट बाहर निकल जाएगा, x का पावर 4/4 -3 × x³ प्लस क्या 2x। c नहीं लिखना है यहाँ पर, इससे कैंसिल, इससे कैंसिल, क्या हो गया x का पावर 4 -x³ प्लस 2x। अब 1 रखिएगा तो आ जाएगा 1 - 1 + 2, इधर 0 आ जाएगा, 2 आंसर हो गया इसका। ठीक है ना, काफी आसान है। अब ये सब आपसे आराम से हो जाना चाहिए। इस बेस्ड का क्वेश्चन रहेगा तो आप आराम से बना लेंगे। आगे है log x को इंटीग्रेट करना है, कहां से कहां तक, 1 से e तक में, 1 से e तक में log x को इंटीग्रेट करना है। तो यहां पर मेरे को इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स तो लगाना पड़ेगा ना, तो इससे बढ़िया है कि चलिए इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का इसमें बात कर ही लेते हैं। ठीक है ना, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का इसमें थोड़ा सा बात कर लेते हैं। ऐसे कि है कुछ नहीं, जैसे मान लीजिए आपको हम बता दें इसको इंटीग्रेट करना है एक्चुअली, है ना, तो आप क्या करेंगे, यहां पर देखिए log x इंटू dx, और यहां पर आप लिखेंगे क्या, अपर लिमिट में e लिखेंगे, लोअर लिमिट 1 लिखेंगे। ठीक है, तो यहां देखिए ओनली 1 फंक्शन क्या है, इन्वॉल्व है। हम आपको बताए थे इनडेफिनेट इंटीग्रेशन में यदि इंटीग्रेंड के आर्गुमेंट में, है ना, इंटीग्रेंड में यदि ओनली 1 फंक्शन रहे, ठीक है, और उसको इंटीग्रेट करने के लिए हम लोग नहीं जानते हैं, तो 1 को क्या करते हैं सेकंड फंक्शन मान लेते हैं और गिवन फंक्शन को फर्स्ट फंक्शन मानते हैं। तो इसको क्या करेंगे, इसी प्रकार से 1 × अब ये हो जाएगा सेकंड, ये हो जाएगा फर्स्ट। तो तरीका क्या है, फर्स्ट फंक्शन को छोड़ना है, सेकंड फंक्शन को इंटीग्रेट करना है। तो 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा क्या x, फिर माइनस, फिर इंटीग्रेशन का साइन, फर्स्ट फंक्शन को छोड़ना है। ठीक है, मतलब जिसको इंटीग्रेट किए थे उसी को यहाँ लिखना है ना। ऐसा है, 2 फंक्शन जब प्रोडक्ट बनाता था तो उसका क्या मेथड था, पहला को छोड़ना है, सेकंड को इंटीग्रेट करना है, फिर माइनस इंटीग्रल का साइन, फिर जिसको इंटीग्रेट किए थे फिर उसको इंटीग्रेट करना है इसके अंदर में, और फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशियल देंगे। इसका डिफरेंशियल क्या आ जाएगा, d ऑफ log x का वैल्यू 1/x इंटू dx, यहाँ e यहाँ 1, इससे कैंसिल हो गया, तो यहाँ हो जाएगा x इंटू log x, और यहाँ बचेगा केवल dx। इसको इसमें रखेंगे तो आ जाएगा क्या e इंटू log e माइनस e, और 1 जब रखेंगे इसमें इसका वैल्यू हो जाएगा क्या, इसका वैल्यू आ जाएगा 1, नहीं कुछ है तो log के बेस में e रहता है। ठीक है, तो इसका वैल्यू हो जाएगा 1, तो e माइनस ई, e इंटू 1 माइनस ई,
और यहाँ क्या आ जाएगा माइनस log 1 0 -1, ये भी हो जाएगा 0, तो मतलब 1 हो गया इसका आंसर। वैल्यू रखना है, केवल घटाना है। यहाँ पर log 1 का वैल्यू होता है 0। लॉगरिदम हम पढ़ा चुके हैं, है ना। आप लॉग का लेक्चर देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जाकर के, वहाँ पर हम आपको अच्छे से लॉग पढ़ा करके बता दिए। यही तो है कि जब हम लॉग का कंसेप्ट अभी यहाँ लगाते और लॉग आपको पढ़ाए हुए नहीं होते तो आपको काफ़ी दिक्कत होता। इस बात को आप याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। ये फर्स्ट है और ये सेकेंड फंक्शन। आपको देखिए करना क्या है, पहला को छोड़ना है, सेकेंड को इंटीग्रेट करना है। ठीक है, पहला को छोड़ेंगे, सेकेंड को इंटीग्रेट करेंगे। पहला को छोड़ेंगे, सेकेंड को, और उसके बाद फिर यहां आपको लिमिट रख लेना है। चूंकि ये अलग हो गया ना, अलग हो गया ना ये, तो इस पर लिमिट रख लेंगे, फिर आगे चलेगा। उसके बाद फिर क्या करेंगे हम, फर्स्ट फंक्शन को जिसको इंटीग्रेट किए थे उसी को फिर यहां से इंटीग्रेट करना है, और पहला का डिफरेंशियल ले लेंगे, बस हो गया। मतलब ये अलग ही हो जाता है, ये हट जाता है। ठीक है, इसीलिए हम क्या किए, यहाँ पर अपर लिमिट लोअर लिमिट ले, नहीं भी लेते तो कोई दिक्कत नहीं है। जैसा यहाँ पर हम आपको करके बताए थे, पहले आप इंटीग्रेट कर लीजिए, इनडेफिनिट इंटीग्रेशन का वैल्यू निकाल लीजिए, उसके बाद अंतिम में क्या कीजिएगा, रख लीजिएगा वैल्यू। क्या दिक्कत है, जैसे मान लीजिए मेरे को ये दे दिया जाए x इंटू लॉग एक्स को इंटीग्रेट करने के लिए, ये भी 1 से लेकर के e तक ही है, तो हम कैसे करेंगे, है ना। इसका क्या मेथड है, पहला फंक्शन को छोड़ेंगे। अच्छा, आइलेट ILATE, लॉग देखिए पहले है और अलजेब्रिक बाद में, है ना, तो ये हो जाएगा सेकेंड और ये क्या हो जाएगा फर्स्ट। पहला फंक्शन को छोड़ेंगे, सेकेंड को इंटीग्रेट करेंगे। सेकेंड का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x²/2। अब यहां पर लिमिट यहां ले लीजिए। यहां कहने का मतलब ये है कि आप मान लीजिए अलग ही जब हो गया, बाद में यदि हम करते हैं तब भी तो इसमें रखते हैं ना वैल्यू। इससे बढ़िया है कि इसका अलग से ही लिमिट अब ले लेंगे, फिर यहां आगे आएंगे, फिर यहाँ 1 रहेगा, यहाँ e रहेगा, फिर जिस फंक्शन को इंटीग्रेट किए हैं उसका इंटीग्रेशन यहाँ लिखेंगे, और पहला फंक्शन का डिफरेंशियल, तो इसका हो जाएगा क्या, 1/x इंटू dx। इससे ये कैंसिल हो गया, 1/2 कांस्टेंट है, बाहर निकल जाएगा, यहाँ रख दीजिएगा। इसमें तो आ जाएगा log e, नहीं कुछ है तो log के बेस में e है। चलिए रखते हैं, उधर भी अभी कुछ दूर तक चलेगा। ये 1/2 कांस्टेंट है, बाहर निकल जाएगा। इसका देखिए वैल्यू आ जाएगा 1, ये log 1 है, 0 आ जाएगा। 0 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पूरा पूरी 0 हो जाएगा। तो यहाँ क्या हो गया, e²/2 बचा। ठीक है, इसको इसमें रख दिए, फिर किए सब्ट्रैक्ट कर लिए। ठीक है, अब चलिए इधर क्या हो जाएगा, x²/4, चूंकि इसका x²/2 आ जाएगा, 1/2 इंटू 1/2 4 आ जाएगा। यहां e और ये 1, ठीक है। अब इसको जोड़ घटाव आप कर लीजिएगा, जोड़ घटाव कर लीजिएगा इसको, और आसानी से क्वेश्चन बन जाएगा। अब आंसर मतलब वही होगा जो भी जोड़ घटाव करके आएगा। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं आप, इसको पहले इनडेफिनेट इंटीग्रेट कर लीजिए, उसके बाद वैल्यू रख लीजिएगा बाद में, तो भी गलत नहीं होगा। ऐसे भी चला सकते हैं, इस तरीका से भी। अब चलिए इसमें हम लगाते हैं क्या, सब्स्टिट्यूशन ऑफ
इंडेफिनेट इंटीग्रेशन का सब्स्टिट्यूशन। ऐसे क्वेश्चन से ही ज़्यादा बढ़िया अच्छा हो पाएगा, ठीक है। क्वेश्चन लगा देते हैं, उसके बाद फिर हम आपको इसका कंसेप्ट बता देते हैं, सब्स्टिट्यूट कैसे करना है यहाँ पर, ठीक है ना। या नहीं तो पहले चलिए कर भी देते हैं, क्वेश्चन से आपको समझ में ऐसे आ जाएगा। जैसे मान लीजिए एक फंक्शन है, एक पर लगा देंगे सब पर हो जाएगा। एफ के अंदर में एक फंक्शन है जी ऑफ एक्स और यहाँ पर क्या है जी डैश ऑफ एक्स है। इस फंक्शन को मेरे को इंटीग्रेट करना है, ठीक है। हम आपको बताए थे, याद कीजिए, इंडेफिनेट इंटीग्रेशन में एफ के अंदर में यदि कोई फंक्शन रहता है, उसी का डेरिवेटिव यदि क्या रहे, बगल में रहे, प्रोडक्ट में रहता है, तो क्या करते हैं हम जी ऑफ एक्स को जो इनपुट फंक्शन है ना उसको क्या करते हैं टी डाल देते हैं। इनसाइडेड फंक्शन जो है उसको क्या करते हैं टी डाल देते हैं। इसको हम टी डाल देंगे, पुट जी ऑफ एक्स इक्वल्स टू क्या टी, ठीक है। अब यहां आपको एक पहले क्या करते थे हम लोग, पूरे एक्सप्रेशन को टी के टर्म में लिखते थे, हाँ है ना। तो यहां पर भी मेरे को क्या करना पड़ेगा, पूरे एक्सप्रेशन को टी के टर्म में लिखना पड़ेगा। तो इसके लिए देखिए यहां पर क्या dx को भी चेंज करना पड़ेगा टी में, इसके जगह टी रखेंगे तो ये आ जाएगा पूरे फंक्शन टी में। तो ये इसको भी हटाना पड़ेगा, तो दोनों तरफ चलिए डिफरेंशियल ले लेते हैं। जैसे उसमें करते थे बस वैसे ही करना है, बट हम आपको ये बोल रहे हैं वही कंसेप्ट लगाएंगे यहाँ पर भी। तो ये क्या आ जाएगा, जी डैश ऑफ एक्स इक्वल्स टू क्या, जी डैश ऑफ एक्स इंटू डी एक्स इक्वल्स टू डी टी, ठीक है। अब इसके जगह पर इसको तो रख देंगे। अब एक चीज और आप यहां पर सोचिए, सोचने वाली बात है, पूरी एक्सप्रेशन किसके टर्म में कन्वर्ट हो गया, टी के टर्म में, लेकिन ये तो एक्स का वैल्यू है ना, ये तो एक्स का वैल्यू है, ये भी एक्स, चूंकि आप एक्स के जगह पर रखते थे इसका मतलब ये एक्स है, ये एक्स है। एक्स के जगह पर इसको आप रखते थे, इसको आप रखते थे, तो कहीं ना कहीं मेरे को ये पता चल पा रही है यहां से, ठीक है, ये एक्स है और ये एक्स है, समझ में आएगा। तो ये भी एक्स है और ये भी एक्स है, तो ये पूरी अभी टी में आ गया। इसका मतलब मेरे को इसको भी टी के टर्म में लिखना है, इसको भी टी के टर्म में लिखना है। तो करना कुछ नहीं है, यहां देखिए ये जो आपका ये है जिसको आप सब्स्टिट्यूट किए हैं, इसमें ही आप क्या कीजिए, एक्स ले लीजिए और टी ले लीजिए। एक्स की जगह पर बी रखिए, देखिए टी का वैल्यू क्या आ रहा है, एक्स की जगह बी रखेंगे तो आ जाएगा क्या, जी ऑफ बी आ जाएगा टी, और यदि आप ए रखेंगे एक्स की जगह पर तो ये कितना आ जाएगा, जी ऑफ ए। क्या बात पकड़ में आया आपको, पूरी को मेरे को टी के टर्म में लिखना है ना। तो ये सब तो टी के टर्म में आप ऑलरेडी पहले जानते हैं लिखने के लिए, इसको भी टी के टर्म में लिख लेंगे। इससे होगा क्या, जैसे पहले क्या करते थे हम लोग, उसमें उस क्वेश्चन में पहले क्या करते थे, वैल्यू को फिर लौटाते भी थे, याद है क्या आपको, जो भी आप इसको टी डालते थे तो अंतिम में क्या करना पड़ता था आपको, टी के जगह पर इसमें रखना पड़ता था आपको। यहां पर करने का जरूरत नहीं है, यदि आप ये कर लेते हैं ना। अब ये पूरी इक्वेशन, मतलब ये इंटीग्रेशन जो है ना, डेफिनेट इंटीग्रेशन टी के टर्म में ही आ गया, मतलब अब ये टी वाला ही हो गया, अब इसको देने का जरूरत नहीं है वैल्यू। इसीलिए यहां पर हम क्या करेंगे, पूरे को टी के टर्म में ही कन्वर्ट कर लेंगे, पूरी चेंज हो जाएगा। अब ये होगा क्या, यदि ये आई है तो देखिए आई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, यहां आ जाएगा जी ऑफ ए, यहां आ जाएगा क्या, जी ऑफ बी, ठीक है। इसके जगह पर आ जाएगा क्या, एफ ऑफ टी, और ये हो जाएगा डी टी। अब ये भी टी का ही है वैल्यू, ये भी टी का ही है, और ये पूरी एक्सप्रेशन टी में ही आ गया। तो अब इसका वैल्यू को रिटर्न करने का जरूरत नहीं है, समझ में आया क्या। चलिए क्वेश्चन लेते हैं तो आपको समझ में आएगा ये अच्छे से, ऐसे समझ में नहीं आएगा, ऐसे हम कितनों समझाएंगे आपको समझ में बिल्कुल नहीं आएगा। कोई जरूरी नहीं है यहां पर ही हम ऐसा करेंगे, इस क्वेश्चन के लिए ही हम ऐसा करेंगे, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। आप इस पर भी लगा सकते हैं सब्स्टिट्यूशन, ऐसा नहीं है। जैसे मान लीजिए दूसरा नंबर में ये वाला क्वेश्चन ले लेते हैं कि यदि एफ ऑफ एक्स के पावर में क्या होता, एन होता, और यहाँ एफ डैश ऑफ एक्स इंटू डी एक्स होता, और ए से बी के बीच में मेरे को इसको इंटीग्रेट करना रहता। आपको ऐसा नहीं लगे कि एफ के अंदर में जी रहेगा तो वहां पर ही हम सब्स्टिट्यूशन लगाएंगे, जितना उसमें लगाते थे उतना इसमें भी लगाएंगे, लेकिन यहाँ पर मेरे पास उतना टाइम नहीं है कि उसके वैल्यू को फिर रखेंगे, फिर ठीक तब अपर लिमिट लोअर लिमिट यहाँ पर हम रखेंगे, ठीक है।
तो यहाँ क्या करेंगे हम, किसको टी डालना चाहिए, जो फंक्शन के पावर में है उसी का डेरिवेटिव यहाँ पर है, तो एफ ऑफ एक्स को टी डालना चाहिए, डाल देंगे। और क्या, जो पहले जानते हैं वही हम यहाँ पर कंसेप्ट लगाएंगे। डी ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू डी ऑफ टी, तो ये कितना आ जाएगा, एफ डैश ऑफ एक्स इंटू डी एक्स इक्वल्स टू डी टी। ये इक्वेशन 1 है। ये क्या हो जाएगा, ए अच्छा नहीं, यहाँ नहीं। अब यहाँ देखिए सोचना पड़ेगा। अभी जैसे मेरे से गलती हो गया था गलती। अभी पूरा इसके जगह टी रखेंगे, टी का पावर एन, इसके जगह आ जाएगा क्या, डी टी, लेकिन ये टी में आ जाएगा। लेकिन देखिए लिमिटिंग जो है ना, लिमिट जो है ना इसका, वो एक्स में ही है, तो कभी ये सही नहीं माना जाएगा। ठीक है ना, ये बात आप याद रखेंगे, तभी इसको हम सही मान पाएंगे जब ये पूरे एक्सप्रेशन टी में आ जाएगा। तो लेकिन अपर लिमिट लोअर लिमिट भी टी का ही फंक्शन होना चाहिए। तो यहाँ पर वो करने के लिए यहाँ क्या करना पड़ेगा, यहाँ x का वैल्यू दीजिए और t का वैल्यू निकालिए। x a दीजिएगा तो x a देंगे तो t क्या आएगा, f ऑफ a। यदि आप x b देंगे तो f ऑफ b आएगा। अब चलिए i, यहाँ आ जाएगा क्या, f ऑफ b, ये आ जाएगा f ऑफ a, ये क्या आ जाएगा, t का पावर n इंटू डी टी। बस हो गया। ठीक है, ये हो गया इसका। अब चलिए करते हैं, पहले ऐसे नहीं होगा, x इंटू एक्स प्लस 1 कर लेते हैं। या 0 से 1 भी कर सकते हैं। चलिए 0 से 1 कर देते हैं, ज़्यादा अच्छा लगेगा आपको। अभी नेगेटिव नंबर को देखने के साथ बच्चे घबराने लगते हैं ना। हम आपको बताएं, जब कभी भी इंटीग्रेंड में आपको क्या दिखे, यदि इंटीग्रेंड में आपको रूट वाला फंक्शन दिखता है, स्क्वायर रूट वाला फंक्शन दिखता है, तो क्या करते हैं, उतना इक्वल टू टी स्क्वायर डालते हैं, जो रूट के अंदर में एक्सप्रेशन है। पुट कर लेंगे क्या, x प्लस 1 इक्वल्स टू टी स्क्वायर, तो x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर माइनस 1, डी एक्स इक्वल्स टू 2t डी टी। ऐसे यदि हम कर लेते हैं, देखिए ऐसे यदि कर लेते हैं तो मेरा गलत हो जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, गलत क्यों हो जाएगा, ये देखिए x का है, ये x का वैल्यू है, ये सब पूरे t में आ जाएगा, तो अच्छा लगेगा क्या। तो इसीलिए करेंगे क्या, हम यहाँ t में होना, ये x का वैल्यू है, याद रखिएगा ये x का है, मतलब ये dx है तो ये x का है। यदि ये t रहेगा तो dt रहेगा, तो ये t का फंक्शन हो जाना चाहिए। जब तक आप इसको पूरे t में नहीं दे देते हैं तो फिर नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए निकालते हैं वैल्यू। x का वैल्यू दे देते हैं 1, तो यहाँ जैसे मान लीजिए t इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, t इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, x प्लस 1 का स्क्वायर रूट ही ना। अरे इतना इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट ही आ जाएगा ना, स्क्वायर रूट ही आएगा। हम इसलिए लिए थे -1 से 0 लिए थे ताकि यहाँ पर अच्छा वाला रिजल्ट आएगा। अभी रूट वाला आ जाएगा, चलिए खैर कोई बात नहीं। यदि हम x की जगह पर 1 लेते हैं तो t की जगह पर क्या आ जाएगा, √2, और x की जगह यदि हम 0 लेते हैं तो देखिए इसमें 0 रखेंगे तो ये आ जाएगा क्या, 1। अब पूरी एक्सप्रेशन t में आ गया, पूरी टी में आ गया, तो यहाँ क्या करेंगे हम, जहाँ देखिए 1 है वहाँ √2 देना पड़ेगा, जहाँ 0 है वहाँ 1 देना पड़ेगा। ठीक है, और इसके जगह देखिए x की जगह क्या रखेंगे, टी स्क्वायर -1, इसके जगह पर टी स्क्वायर का स्क्वायर रूट, ये आ जाएगा क्या, 2t dt। यहाँ 2 है तो 2 को क्या कीजिए, बाहर कर लीजिए, देखिए कितना हो जाएगा, टी स्क्वायर -1, और यहाँ √2, फिर यहाँ 1, और t इंटू टी हो जाएगा टी स्क्वायर इंटू डी टी। देखिए इसको जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा t का पावर 4 माइनस टी स्क्वायर इंटू क्या, डी टी।
अच्छा, चलिए इसको इंटीग्रेट कर ही लेते हैं। टी का पावर 5/5 माइनस टी क्यूब बाय क्यूब, ठीक है ना। अब वैल्यू रखना है केवल इसमें, इसको रखेंगे, इसको रखेंगे। जब रखेंगे तो √2 का पावर क्या 5/5 माइनस √2 का पावर 3/3, फिर माइनस 1/5 माइनस 1/3। अब इसका वैल्यू आप निकाल सकते हैं क्या, √2 का पावर 5 करेंगे तो कितना आ जाएगा 16√2, और ये कितना आ जाएगा 4√2/3। ये हो जाएगा क्या -2/15। ठीक है, अब आराम से कीजिएगा ये सब कुछ जोड़ घटाओ आप खुद से, ठीक है, हम नहीं कर सकते यहाँ पर। हाँ, इसी चीज़ को ऐसे कर सकते थे क्या, x इंटू एक्स प्लस 1 का स्क्वायर रूट इंटू डी एक्स है, कहाँ से कहाँ तक था, लिमिट 0 to 1, ठीक है ना। इसी चीज़ को हम ऐसे भी बना सकते हैं, x इंटू एक्स प्लस 1 का स्क्वायर रूट इंटू डी एक्स, और इस इंटीग्रेशन को पहले इंटीग्रेट कर लीजिए, इनडेफिनेट इंटीग्रेट कर करके फिर यहाँ वैल्यू रखेंगे, अपर लिमिट को रख देंगे, फिर माइनस दे देंगे, फिर लोअर लिमिट को रख करके आंसर निकालेंगे, उतना ही आंसर आएगा। यहाँ पुट कर लीजिए x प्लस 1 इक्वल्स टू टी स्क्वायर, इसको उठा करके इस साइड कर लेते हैं, dx इक्वल्स टू 2t dt। अच्छा, अब पूरे एक्सप्रेशन को t के टर्म में लिख लेंगे हम लोग, तो यहाँ हो जाएगा x की जगह क्या टी स्क्वायर माइनस 1, और ये आ जाएगा टी स्क्वायर का स्क्वायर रूट dx की जगह पर 2t dt, और 2 कांस्टेंट है बाहर निकाल लीजिए, टी स्क्वायर माइनस 1 इंटू टी स्क्वायर इंटू डी टी। अब ये देखिए क्या हो जाएगा, ऐसा आ जाएगा, है ना। अब फिर आपको t का वैल्यू यहाँ पर रखना पड़ेगा, c देने का यहाँ कोई ज़रूरत नहीं है, चलिए पहले t क्यूब कॉमन करते हैं, तो क्या आ जाएगा टी स्क्वायर बाय 5 माइनस 1/3, यहाँ इसको t इंटू टी स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर बाय 5 माइनस 1/3 कर लीजिए। 2 इंटू टी की जगह क्या रखेंगे, टी की जगह रखेंगे क्या, कहाँ टी की जगह पर रूट अंडर x प्लस 1, टी स्क्वायर की जगह पर x प्लस 1 इंटू क्या ये, और इसके जगह पर रख देंगे क्या टी स्क्वायर का वैल्यू x प्लस 1/5 माइनस 1/3। अब इतना आ गया, इसका इंटीग्रेशन अब इसके जगह पर रखेंगे 1 में, इसमें रखेंगे 1 में क्या रखेंगे 2 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1 का स्क्वायर रूट इंटू एक्स प्लस 1/5 माइनस 1/3, और इसके पावर में। अब देखिए कितना लोचा है यहाँ पर, अब वैल्यू रख करके निकालने में कितना परेशानी आएगा। अब इसका वैल्यू जो रिटर्न किया नहीं, ये काफ़ी खतरनाक आया है, लेकिन यदि हम यहाँ पर ये पूरे को टी में लिख लिए हैं, ठीक है, और अपर लिमिट लोअर लिमिट को भी यदि हम टी में लिख दें तो मेरा पूरा क्वेश्चन टी के टर्म में ही आ जाएगा, है ना, पूरा क्वेश्चन टी के टर्म में ही आ जाएगा, और बनाने में भी आसानी से बन जाएगा क्वेश्चन। चलिए अब रखिए, इसमें रखेंगे तो आ जाएगा क्या 2 यहाँ पर इंटू √2, अच्छा
उसके बाद फिर यहाँ पर x की जगह पर 2/5 माइनस 1/3 रख देंगे यहाँ पर 0 माइनस अच्छा 0 रखेंगे इसमें देखिए कितना आ जाएगा 0 0 1 2 इंटू 1/5 माइनस 1/3। अब इसको सॉल्व कीजिएगा उतना ही आंसर आएगा जो उसमें आ रहा था। ठीक है, इतना तो हम करने वाले नहीं हैं। इससे बढ़िया है कि अपर लिमिट लोअर लिमिट को क्यों नहीं हम भी टी के टर्म में कन्वर्ट, मतलब टी वाला ही फंक्शन बना करके उसमें रख दें, ताकि मेरे को काफ़ी इजी वे में क्या हो जाए, टी के टर्म में पूरा एक्सप्रेशन आ जाए। जैसे देखिए क्वेश्चन है x इंटू एक्स प्लस 2 इंटू डी एक्स, और 0 से 2 के बीच में मान लीजिए इसको मेरे को इंटीग्रेट करना है। तो हम क्या करेंगे, जो भी जानते हैं इंडेफिनेट इंटीग्रेशन का कंसेप्ट वही लगाएंगे। x प्लस 2 इक्वल्स टू टी स्क्वायर डालेंगे, इसको उठाइए इस साइड कीजिए, x इक्वल्स टू टी स्क्वायर माइनस 2। अब डी एक्स इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 2t dt। लेकिन यहाँ से काम नहीं चलेगा, ये पूरे एक्सप्रेशन को टी के टर्म में लिख लेंगे, लेकिन ये x का और ये x का वैल्यू है, इसको भी टी के टर्म में लिख लेंगे। तो यहाँ ले लीजिए x, यहाँ ले लीजिए t, x की जगह पर रखिए 2, x की जगह 2 रखेंगे, देखिए y की जगह कितना आ जाएगा, इसकी जगह 2 रखेंगे 2 2 4, 4 का स्क्वायर रूट कितना 2, इसके जगह 0 रखेंगे तो आ जाएगा √2। आप रख करके देखिएगा x प्लस 2 इक्वल्स टू टी स्क्वायर है, तो t इक्वल्स टू आप क्या माने होंगे, किसको माने होंगे t, x प्लस 2 को, रूट अंडर x प्लस 2 ही t था ना, तब दोनों तरफ हम क्या किए स्क्वायर लगा दिए। तो ऐसे ही समझिएगा x प्लस 2 इक्वल्स टू टी स्क्वायर, तो t इक्वल्स टू रूट अंडर x प्लस 2, तो इसमें x की जगह 2 रखेंगे 2 2 4, 4 का स्क्वायर रूट 2 आ जाएगा, इसके जगह 0 रखेंगे तो √2 आ जाएगा, है ना। अब पूरा का पूरा एक्सप्रेशन को हम क्या किए, t का फंक्शन बना लिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा यहाँ पर। तो जहाँ 0 है वहाँ √2 लगेगा, जहाँ 2 था वहाँ 2। अब यहाँ इसके जगह पर आ जाएगा क्या टी स्क्वायर माइनस 2, और इसके जगह पर टी स्क्वायर का स्क्वायर रूट, और डी एक्स के जगह पर 2t dt। अब ये इंटीग्रेबल फॉर्म पर आ गया, आराम से ये इंटीग्रेट हो जाएगा। इससे तो लाख गुना बेहतर है। देखिए कितना आसानी से बन गया, इसमें देखिए कितना लोचा है। जब कभी भी आपको सब्स्टिट्यूशन लगाना है तो हर चीज़ को आप क्या कीजिए, सब्स्टिट्यूट कर लीजिए। अब ये क्या हो जाएगा देख लीजिए, 2 कांस्टेंट है बाहर निकल जाएगा, और क्या बचा इंटीग्रेंड में, क्या बचा टी स्क्वायर माइनस 2, और यहाँ देखिए टी स्क्वायर का स्क्वायर रूट टी इंटू टी स्क्वायर इंटू डी टी। ठीक है, इसको इसे करेंगे तो आ जाएगा टी का पावर 4 माइनस 2 टी स्क्वायर इंटू क्या डी टी। अब इसका लगा लेते हैं टी का पावर 4, टी का पावर 5/5, और ये 2 इंटू टी क्यूब बाय, ठीक है। अब वैल्यू इसमें रखना है, केवल x की जगह t की जगह पर 2 रखिएगा, 2 का पावर 5/5 माइनस 2 इंटू 2 का पावर 3/3 माइनस इसमें रखेंगे √2 का पावर 5/5 माइनस 2 इंटू √2 का पावर क्या, √2 का पावर 3/3। सॉल्व कीजिएगा आ जाएगा आंसर। ये सब जोड़ घटाव है। अभी देखिए ये क्वेश्चन हम बना चुके हैं, लेकिन अब इसको सब्स्टिट्यूशन के हेल्प से बनाना चाहते हैं। तो क्या करेंगे, हम बताए थे आपको नीचे का डी सी यदि ऊपर रहे तो नीचे वाले को टी डाल देते हैं। यहाँ पर पूरे को हम क्या करेंगे, टी डालेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू टी, दोनों तरफ डी ले लीजिए, डी एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू डी टी। ये आ जाएगा क्या 2x डी एक्स इक्वल्स टू क्या डी टी, डी एक्स इक्वल्स टू डी टी बाय 2x। अच्छा, लेकिन ये देखिए यहाँ से इसके जगह पर यदि हम रखेंगे क्या t, और ये सब x से x कैंसिल हो जाएगा, पूरी आ जाएगा क्या t का फंक्शन आ जाएगा इंटीग्रेंड में, लेकिन ये और ये तो x का ही है ना, तो इसको भी t के टर्म में लिखना पड़ेगा मेरे को।
एक्स और टी, एक्स की जगह पर 1 ले लेते हैं, एक्स की जगह 1 लेंगे, 1 का स्क्वायर प्लस 1 क्या आ जाएगा, टी का वैल्यू 2, 0 रखेंगे तो 1। अब मतलब वैल्यू को रिटर्न करने का इसमें ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा आपको, क्या हो जाएगा, जहाँ x 1 है वहाँ पर इसके जगह पर t की जगह पर 2 रखना पड़ेगा मेरे को, जहाँ x 0 है वहाँ 1, और चलिए x बाय टी इंटू, ठीक है, dx की जगह पर क्या रखेंगे, dt बाय 2x, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, 1/2 बाहर निकलेगा, यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 1/t dt। इसका आ जाएगा log t, मॉड भी लगाना लगा लीजिए। ऐसे भी देखिए इसका रेंज क्या है, 1 से 2 के बीच में रेंज है इसका, है ना, 1 से 2 के बीच में रेंज है, तो 1 से 2 के बीच में इसका मतलब t का वैल्यू 1 से 2 के बीच में है, t 1 से 2 के बीच में लाई कर रहा है तो हमेशा t पॉजिटिव ही होगा, तो मॉड लगाइए या नहीं लगाइए उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मतलब ये t का रेंज है, ठीक है, t क्या है 1 से 2 के बीच में, तो 1 से 2 के बीच में t पॉजिटिव होगा, और यहाँ 2 और यहाँ क्या 1/2, और यहाँ इसमें रखेंगे तो आ जाएगा क्या, log 2 माइनस log 1, log 1 का वैल्यू होता है क्या, 0, हो गया आंसर। ठीक है, मतलब इस तरीक़ा से सब्स्टिट्यूशन का हेल्प कर करके हम लोग क्या करते हैं, बनाते हैं डेफिनेट इंटीग्रेशन के क्वेश्चन को। अब चलिए ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन, मतलब ज्योमेट्री में डेफिनेट इंटीग्रेशन का मतलब क्या है, मतलब डेफिनेट इंटीग्रेशन का जो वैल्यू हम लोग निकालते हैं, आखिर निकालते क्या हैं, ठीक है, इसको देखते हैं। इसका देखिए ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है, तभी से तो हम आपको क्वेश्चन निकालने के लिए बता दिए हैं, बट इसका ज्योमेट्री में क्या मीनिंग है, और हम लोग यदि डेफिनेट इंटीग्रेशन को फाइंड आउट करते हैं तो क्या निकालते हैं एक्चुअली, उसके बारे में हम आपको बता रहे हैं। याद रखिएगा, इतना रिप्रेजेंट्स एरिया enclosed between the curve y equals to f of x, x axis x equals to a and x equals to b। इसका मतलब देखिए क्या है, एरिया इनक्लोज्ड बिटवीन द कर्व एफ ऑफ एक्स, एक्स एक्सिस एक्स इक्वल्स टू ए एंड एक्स इक्वल्स टू बी। मतलब देखिए क्या है, एक कर्व है, उसी का नाम है एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स एक्स एक्सिस एक्स इक्वल्स टू ए और x इक्वल्स टू बी से जो घिरा हुआ क्षेत्र होगा ना, उसी का क्षेत्रफल का दिखाता है, इस चीज़ को एरिया दिखाता है। मतलब एफ ऑफ एक्स एक्स एक्सिस एक्स इक्वल्स टू ए एंड एक्स इक्वल्स टू बी से घिरा हुआ जो क्षेत्र होगा, जो एरिया होगा, उसी के एरिया को ये रिप्रेजेंट करता है। मान लीजिए ये पूरे का एरिया ए आया, तो ए जो है ना, यही ए रिप्रेजेंट करेगा क्या, ए से बी के बीच, ठीक है, एफ ऑफ एक्स और एक्स एक्सिस से घिरे हुए क्षेत्र का क्षेत्रफल को। फिर से एक बार ध्यान दीजिए, हम आपको समझा देते हैं। इसका मतलब इसको आप ऐसे समझिए, यहाँ x ले लीजिए, यहाँ x ले लीजिए, ऐसे समझिए। पढ़ने का तरीका हम आपको बता देते हैं, थोड़ा सा बड़ा करके लिख दूँ क्या, ऐसे। एफ ऑफ एक्स, ध्यान दीजिएगा, एफ ऑफ एक्स डी एक्स का मतलब होता है एक्स एक्सिस। ऐसे समझना आपको, एफ ऑफ एक्स
एक्स एक्सिस x इक्वल्स टू a और x इक्वल्स टू b। देखिए हर चीज़ हम बोल रहे हैं, हर चीज़ के बारे में बोल रहे हैं। एफ ऑफ एक्स मतलब कोई कर्व जिसको इंटीग्रेट करना है वो उसका ग्राफ, एक्स एक्सिस मतलब जिसको इंटीग्रेट करना है उसका ग्राफ, एक्स एक्सिस x इक्वल्स टू a, x इक्वल्स टू b से जो घिरा हुआ क्षेत्र होगा उसी के क्षेत्रफल को दिखाएगा क्या, उसी के एरिया को दिखाता है ये डेफिनेट इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स फ्रॉम a टू b। इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं, डेफिनेट इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स फ्रॉम a टू b, मतलब a से b के बीच में एफ ऑफ एक्स का डेफिनेट इंटीग्रेशन निकालना, मतलब एरिया इनक्लोज्ड बिटवीन द कर्व y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स एक्स एक्सिस एक्स इक्वल्स टू एंड एक्स इक्वल्स टू b, मतलब एफ ऑफ एक्स एक्स एक्सिस एक्स इक्वल्स टू b से घिरे हुए जो क्षेत्र होगा उसी के एरिया को दिखाता है ये। समझ में आया क्या? चलिए अब थोड़ा सा हम आपको कुछ वर्क करने के लिए देते हैं, अभी करके दिखाते हैं, ऐसा नहीं करने के लिए दे रहे हैं। पहले आप ये आपको समझ में आया क्या इसका मतलब क्या होता है? ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। अब चलिए find the area of the shaded region। यहाँ पर जो रीजन है जो आपको यहाँ पर हम दिखा रहे हैं, यहाँ पर ये और ये, ठीक है, इसका एरिया मेरे को निकालना है। इसका एरिया मेरे को चाहिए। इसका एरिया कैसे निकालेंगे? क्या ऐसा कोई फॉर्मूला आपको मालूम है क्या ये सब का, जिसके हेल्प से आप एरिया निकाल लेंगे? ऐसा तो नहीं है कि सर्कल है कि एरिया आप पायर स्क्वायर लगा देंगे, ऐसा तो नहीं है कि ये क्या कहते हैं स्फीयर है जो आप निकाल लेंगे, रेक्टेंगल तो नहीं है कि एरिया आप निकाल लेंगे इसका। ऐसे रीजन का एरिया निकालने के लिए बिना डेफिनेट इंटीग्रेशन का आप नहीं निकाल पाएंगे। देखिए इसका इक्वेशन आपको पता है, मतलब ये कर्व जो है ना इसका इक्वेशन आपको पता है, एरिया कहाँ से कहाँ तक घिरा हुआ इसका पता है, ठीक है, तो आप आराम से इसका एरिया निकाल सकते। देखिए रिक्वायर्ड एरिया, ध्यान दीजिए, रिक्वायर्ड एरिया हम कैसे निकालेंगे, ठीक है, तो आप ऐसे सोचिए। अच्छा इसको, इस एरिया को मान लेते हैं A1 यहाँ से यहाँ तक जो है, और इसको मान लेते हैं A2, तो इसका मतलब इसका एरिया क्या आ जाएगा, A1 प्लस A2, हाँ है ना, मतलब इसका एरिया प्लस इसका एरिया A1 प्लस A2 आ जाएगा। इस एरिया को हम कैसे लिखेंगे, तो यहाँ देखिए एफ ऑफ एक्स एक्स एक्सिस एक्स इक्वल्स टू ए और एक्स इक्वल्स टू बी से घिरा हुआ क्षेत्र है ना, वही चीज़ है ना यहाँ पर। एफ ऑफ एक्स मतलब कर्व एक्स एक्सिस एक्स इक्वल्स टू 0 और एक्स इक्वल्स टू 2 से घिरा हुआ क्षेत्र ये है। फिर देखिए कर्व एक्स एक्सिस एक्स इक्वल्स टू 2 और एक्स इक्वल्स टू 4 से घिरा हुआ क्षेत्र है। इसका मतलब इसको हम ऐसे बोल सकते हैं, एफ ऑफ एक्स मतलब क्या, एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर, एक्स एक्सिस डी एक्स का मतलब होता है एक्स एक्सिस, एक्स इक्वल्स टू 0, ये देखिए एक्स इक्वल्स टू 0 ही है ना, वाई एक्सिस का इक्वेशन हमेशा वाई एक्सिस पर एक्स का वैल्यू 0 होता है, तो एक्स इक्वल्स टू 0, और ये देखिए नहीं कुछ है तो एक्स का वैल्यू 2 है यहाँ पर, फिर प्लस, फिर देखिए एफ ऑफ एक्स
एफ ऑफ एक्स मतलब फिर x माइनस 2 का होल स्क्वायर, एक्स एक्सिस x इक्वल्स टू 2, 2x इक्वल्स टू 4। अब आप इसको इंटीग्रेट कर लीजिए, वैल्यू निकल जाएगा आपका, इसका एरिया निकल जाएगा। ठीक है, इंटीग्रेट करना काफ़ी आसान है, भारी नहीं है। इसका इंटीग्रेशन देखिए, x की तरह लग रहा है क्या, x माइनस 2 x की तरह लग रहा है, वो भी लीनियर इन x है, ये भी लीनियर इन x है। तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा x माइनस 2 का होल क्यूब बाय 3, अपर लिमिट 2 है, लोअर लिमिट 0 है। फिर यहाँ देखिए x इंटीग्रेशन तो सेम टू सेम होगा, दोनों एक ही फंक्शन है। ठीक है ना, ये हो गया। अब चलिए यहाँ पर, अब ये नहीं कि इसका स्क्वायर लगा लीजिएगा, स्क्वायर नहीं है ये कि ये इसका स्क्वायर है, पावर अलग अलग, ये अलग चीज़ है। अब इसमें 2 रखेंगे तो आ जाएगा क्या, 0/3, 0 रखेंगे तो आ जाएगा -8/3, 4 रखेंगे ना 2 आ जाएगा, तो 8/3, 2 रखेंगे तो आ जाएगा क्या, 0। वैल्यू निकाल लीजिएगा, ये आ जाएगा 8/3 प्लस 8/3, अब आ जाएगा क्या, 2 × 8/3, 16/3 आ जाएगा इसका आंसर। तो यही हो गया, मतलब इसका जो इंटरप्रिटेशन है एक्चुअली यही है। ठीक है, इसका मतलब यही होता है, एरिया इनक्लोज्ड बिटवीन द कर्व। ठीक है, एक्स एक्सिस एफ ऑफ एक्स एंड एक्स एक्स इक्वल्स टू ए एंड एक्स इक्वल्स टू बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जैसे देखिए मेरे को क्वेश्चन है, इस इंटीग्रेशन का वैल्यू निकालना है -1 से 1 के बीच। ठीक है, x है, x लाई कर रहा है -1 से 1 के बीच में, ये x जो है ना -1 से 1 के बीच में लाई कर रहा है। और यहाँ देखिए mod x इंटू डी एक्स है, इसको मेरे को इंटीग्रेट करना है। अब देखिए तभी क्या था ना, कर्व दिया हुआ था, शेडेड रीजन का मेरे को एरिया निकालना था। अब आप एक काम कर लीजिए ना, अब जैसे मान लीजिए मेरे को इसका वैल्यू निकालना है, इस एक्सप्रेशन का मेरे को वैल्यू निकालना है, इससे बढ़िया आप, इसका मतलब ये क्या मांगना चाहता है, ये मांगना चाहता है क्या, एरिया इनक्लोज्ड बिटवीन द कर्व मॉड एक्स एक्सिस x इक्वल्स टू -1 एंड x इक्वल्स टू 1। मतलब क्या, x इक्वल्स टू -1, x इक्वल्स टू 1, एक्स एक्सिस और ये कर्व के बीच का जो घिरा हुआ क्षेत्र होगा उसी का क्षेत्रफल चाहिए एक्चुअली मेरे को। बात आ रही है समझ में क्या? तो ऐसा करते हैं, इसका ग्राफ खींच लेते हैं मॉड एक्स का। तो याद रखिए मॉड एक्स का ग्राफ जो होता है ना, ऐसे ग्राफ हम अभी पढ़ा ही रहे हैं। ठीक है, मतलब कल से स्टार्ट करेंगे ग्राफ पढ़ाना, तो समझ में आ जाएगा। 2-3 दिन लगेगा मॉड तक आते आते मेरे को, 2-3-4 दिन, 5 लेक्चर के बाद जो है ना ग्राफ आपको आ जाएगा। लेकिन अभी हम आपको बताते जा रहे हैं, यदि आपको समझ में आता है तो भी ठीक है, नहीं आता है तो कोई दिक्कत नहीं, माइंड नहीं कर रहा है बिल्कुल भी। और भी इसका मेथड है बनाने का, दूसरा मेथड, लेकिन अभी ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन का बात कर रहे हैं, इसीलिए मेरे को यहाँ पर यूज़ करना पड़ेगा इस कंसेप्ट का। मॉड एक्स का ग्राफ सीधा याद रखिए भी होता है, भी ये। ठीक है, अब फिर चलिए इसका ग्राफ खींचते हैं, x इक्वल्स टू -1 का। फिर इसका खींचते हैं x इक्वल्स टू 1 का। ठीक है ना, अब देखिए मेरे को क्या निकालना क्या है, ध्यान देना है यहाँ पर आपको। मेरे को निकालना है f ऑफ x, मतलब ये पूरा पूरी तो f ऑफ x है, x एक्सिस, dx का मतलब होता है x एक्सिस, ये dx का मतलब x एक्सिस, f ऑफ x x एक्सिस x इक्वल्स टू -1 एंड x इक्वल्स टू 1 से घिरा हुआ क्षेत्र। देख लीजिए आप, ये कर्व x एक्सिस और इससे घिरा हुआ क्षेत्र कौन सा है, ये तो नहीं है ना, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। इसका मतलब घिरा हुआ क्षेत्र तो केवल यही है, मेरे को यही निकालना है। अब आप ये दोनों ट्रायंगल का एरिया निकाल करके ऐड कर लीजिए, देखिए आपको इस इंटीग्रेशन का वैल्यू मिल जाएगा। तो अब इस ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए मेरे को बेस और हाइट का मालूम होना जरूरी है। जब तक बेस और हाइट पता नहीं रहेगा तब तक एरिया नहीं निकाल पाएंगे हम। ठीक है, और ऐसे यदि देखा जाए तो ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल है। ठीक है, अरे 1 यूनिट डिस्टेंस पर ये भी है, 1 यूनिट डिस्टेंस पर ये भी है, तो ये और ये इक्वल है। समझ में आया क्या, ये और ये इक्वल साइड है। और उसके बाद देखिए, और ये जो है यहां से यहां तक में यदि देखा जाए, ये 90 डिग्री है और ये भी 90 डिग्री है। या इतना मत सोचिए, ठीक है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है, इसका एरिया बेस इंटू हाइट लगाएंगे। ठीक है, इसके लिए देखिए यहाँ x इक्वल्स टू 0 है, तो 0 से जैसे आप इस साइड आएंगे
जीरो से जैसे ही आप इस साइड आएंगे तो ये हो जाएगा क्या, y इक्वल्स टू एक्स को रिप्रेजेंट करने लगेगा। चूंकि मॉड के अंदर में जो एक्सप्रेशन रहता है, यदि वही एक्सप्रेशन जीरो से ग्रेटर होगा तो मॉड एक्स एक्स के बराबर आ जाता है, वही यदि जीरो से छोटा रहता है तो माइनस एक्स, और यदि एक्स जीरो के बराबर आ जाए तो जीरो। अब यहाँ देखिए एक्स होता है यहाँ पर जीरो, ठीक है ना, एक्स होता है यहाँ पर जीरो, और जीरो से जैसे ही ग्रेटर वैल्यू लेंगे तो मॉड एक्स दे देगा क्या, एक्स। तो इसका मतलब y इक्वल्स टू एक्स का ग्राफ ये है, और ये जो लाइन आप देख रहे हैं ना, ये लाइन है x इक्वल्स टू 1 का। तो इसका मतलब इस पर कहीं भी यदि हम x का वैल्यू खोजेंगे तो क्या मिलेगा मेरे को, 1, ठीक है। यदि हम मेरे को x का वैल्यू 1 मिलेगा, x का वैल्यू 1 मिलेगा तो क्या हो जाएगा, इससे यहाँ पर y का वैल्यू निकाल लीजिए, x1 x की जगह 1 रखेंगे तो y भी 1 हो जाएगा। या नहीं तो आप दूसरे मेथड से आप ऐसे समझ सकते हैं कि ये लाइन का इक्वेशन है y इक्वल्स टू एक्स, y इक्वल्स टू एक्स में इसका स्लोप है 1, y इक्वल्स टू एम एक्स को याद कीजिए, यदि आप 11th अच्छे से पढ़े हैं तो ये स्लोप को दिखाता है। तो y इक्वल्स टू एक्स में 1 इंटू एक्स है, m इक्वल्स टू हो जाएगा 1, m 1 होने का मतलब टेन थीटा, m का मतलब होता है टेन थीटा, स्लोप का मतलब टेन थीटा, m का मतलब स्लोप, स्लोप का मतलब टेन थीटा, टेन थीटा जिस दिन 1 के बराबर हो जाएगा उस दिन थीटा को π/4 होना पड़ेगा। तो ये 90 है और ये है π/4, तो ये भी π/4 होगा, तो ये और ये इक्वल हो जाएगा ना, ये और ये इक्वल हो जाएगा। जब ये और ये इक्वल हो जाएगा तो यहाँ से यहाँ तक का लेंथ 1 है, तो ये ऑटोमेटिक यहाँ से यहाँ तक का लेंथ 1 हो जाएगा, तो आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया। अब जितना एरिया उसी का उसमें से 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल इतना, तो 1/2, अब बेस इंटू हाइट, 1 स्क्वायर यूनिट। इसका एरिया हो गया। मतलब यदि मेरे को, ठीक है, इसको इंटीग्रेट करना है तो हम क्या किए, ग्राफ से इंटीग्रेट कर लिए। चूंकि मेरे को इसका ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन पता है, डेफिनेट इंटीग्रेशन एरिया अंडर कर्व को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। एफ ऑफ एक्स एक्स एक्सिस एक्स इक्वल्स टू एक्स इक्वल्स टू बी से घिरे हुए क्षेत्र को ही तो डेफिनेट इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स फ्रॉम ए टू बी है ना रिप्रेजेंट करता है। तो वही हम यहाँ पर कर लिए, एफ ऑफ एक्स का ग्राफिक खींच लिए एक्स एक्सिस, और इतना इतना के बीच का एरिया चेक कर लिए। अब जैसे देखिए मेरे को इसका एरिया निकालना है, इसका वैल्यू निकालना है। चलिए ये भी -2 से 5 के बीच है, ऐसे सोच करके चलते हैं, -2 से 5 के बीच में इसको इंटीग्रेट करना चाहते हैं हम, -2 से 5 के बीच में इसको इंटीग्रेट करना चाहते हैं। तो एक काम आप कर लीजिए, इसका देखिए ग्राफ आपको खींचने यदि नहीं आता है तो आप बना नहीं पाएंगे अभी, है ना, बना तो लेंगे ही, बाद में बनाएंगे, लेकिन अभी नहीं बना पाएंगे। तो आप एक काम कीजिए, जो एक्सप्रेशन मॉड के अंदर में है उसको 0 करके उससे x का वैल्यू निकाल लीजिए। x -2 को 0 कर लेते हैं, उससे x का वैल्यू हम क्या करते हैं, निकाल लेते हैं। x का वैल्यू कितना आया, 2। x एक्सिस y एक्सिस आप ड्रॉ कर लीजिए, ठीक है। और देखिए 2 कहाँ होता है, और मॉडुलस फंक्शन का ग्राफ हमेशा v, जैसा इसका ग्राफ होगा वैसा ही इसका भी ग्राफ होगा, तो ये भी क्या हो जाएगा, v ही होगा। यहां से पास करा दीजिए, मतलब जिस पॉइंट पर ये 0 होगा ना, जैसे x इक्वल्स टू 2 पर ये 0 हो जाएगा, ठीक है। x जहां 2 होगा वहां पर ये 0 हो जाएगा। इसमें x जहां 2 होता है उसके जगह पर आप क्या कीजिए, रिप्रेजेंट कर लीजिए, नहीं उस पॉइंट को नोट कर लीजिए x एक्सिस पर, वहां से इस v को ड्रॉ कर लीजिए, ठीक है। अब देखिए x इक्वल्स टू -2 कहाँ होगा, -2 इधर ही कहीं होगा। x इक्वल्स टू देखिए पहले एफ ऑफ एक्स मतलब यही कर्व, ठीक है ना। ये कर्व हो गया। x एक्सिस समझ में आ रहा है आपको, ये x एक्सिस, x इक्वल्स टू ए, x इक्वल्स टू मतलब x इक्वल्स टू -2 एंड x इक्वल्स टू 5 से घिरा हुआ क्षेत्र देख लीजिए कौन सा बन रहा है, एफ ऑफ एक्स, ठीक है। x एक्सिस x इक्वल्स टू -2 से x इक्वल्स टू 5 में देखिए घिरा हुआ क्षेत्र यही है, ठीक है ना, यही है ना। अब इसका ग्राफ यदि देखा जाए, देखिए x यहां से ग्राफ क्या हो गया है, ऊपर गया है, ठीक है। यहां पर 0 हो रहा है, 0 से ऊपर जा रहा है, इसका मतलब x का वैल्यू यदि हम 2 से ग्रेटर लेंगे, x इधर है ना,
2 से ग्रेटर यदि हम x लेंगे, देख लीजिए मॉड के अंदर में जो एक्सप्रेशन हमेशा पॉजिटिव देगा, इसमें रखिए 2 से ग्रेटर वैल्यू 3 रखिए, 3 माइनस 2 कितना आ जाएगा 1, 1 एक पॉजिटिव क्वांटिटी है, तो मतलब मॉड क्या हो जाएगा एज इट इज बाहर निकाल देगा एक्सप्रेशन को। और देख लीजिए y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी में m स्लोप का काम करता है, स्लोप इसका कितना है 1, तो 45 डिग्री हो गया। 45 मतलब ये 90 है और ये कितना 45, तो ये भी 45, तो ये लेंथ और ये लेंथ हो जाएगा क्या इक्वल। उसी प्रकार से ये भी जो है ना ये 90 है तो ये भी 135 हो जाएगा, चूंकि आपको पता नहीं है 135 हो जाएगा ये और ये इसके बीच का एंगल 135 और ये 90 डिग्री होगा। अब हम आपको बताएंगे कैसे ये 90 डिग्री होगा। तो इसका स्लोप आप निकाल सकते हैं, देखिए इसका जो ये है इसका इक्वेशन हो जाएगा क्या, इसमें मेरे को 2 से जैसे ही छोटा वैल्यू लेंगे, ले लीजिए आप कोई वैल्यू 0 ले लीजिए, x का वैल्यू 2 से छोटा 0 ले लीजिए, 0 जब आप इसमें रखेंगे इसमें है ना 0 माइनस 2 निगेटिव या पॉजिटिव, मॉड के अंदर निगेटिव आ रहा है तो इसी नंबर को लिख करके माइनस से मेरे को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, देयरफॉर ये आ जाएगा -x + 2। ठीक है, तो यहाँ देखिए इसका स्लोप मतलब tan थीटा कितना -1, tan थीटा -1 होने का मतलब होता है क्या 135 डिग्री, 135 डिग्री का एंगल ये बना रही है, ठीक है ना। और 135 तो ये कितना हो जाएगा पूरी 180 होता है, ये हो जाएगा 45 और ये है 90, तो ये लेंथ और ये लेंथ हो जाएगा बराबर। तो यहाँ से यहाँ तक का लेंथ देखिए कितना हो जाएगा माइनस, इसमें से इसको घटा लीजिए ना, यहाँ से यदि आपको एक स्ट्रेट लाइन के बीच मतलब इस पॉइंट से इस पॉइंट की दूरी चाहिए तो क्या करना है राइट में से लेफ्ट को माइनस कीजिए, तो इसमें से इसको घटाइएगा 2 आ जाएगा क्या 4। तो अब ये 4 ये आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया ना, ये 45 ये 90 है तो ये भी 45 हो जाएगा, तो ये एंगल बराबर, तो अपोजिट साइड का लेंथ बराबर, तो ये भी कितना हो जाएगा 4 के बराबर। ठीक है ना। अब यहाँ से यहाँ तक कितना है, यहाँ से यहाँ तक 5 है, यहाँ से यहाँ तक 2 है, तो यहाँ से यहाँ तक 3 हो जाएगा, तो ये भी 3 होना पड़ेगा इसको भी। ठीक है, तो अब देखिए इसका एरिया ऑफ ट्रायंगल आप आराम से बता सकते हैं 9 -2 से 5 के बीच x - 2 को इंटीग्रेट मेरे को करना था, तो क्या आ जाएगा इसका इंटीग्रेशन एरिया ऑफ ट्रायंगल ये प्लस ये, पहले तो आप नहीं यहाँ पर ये नहीं कि 2 गुना कर देना है बेटा, ऐसा मत सोचना, ठीक है ना, ऐसा सोचोगे तो गलत हो जाएगा। ये दोनों सिमिलर नहीं है, ये नहीं कि 45 45 90 90 देखे तो सिमिलर हो गया, लेंथ भी तो अलग अलग है ना, इसका 3 है इसका 3 है, नहीं सिमिलर नहीं, कन्ग्रुएंट नहीं है ना, कन्ग्रुएंट नहीं है, सिमिलर तो ये है। चलिए इसका अलग से निकाल लेंगे 1/2 बेस कितना है 4, हाइट भी 4 है, इसका 1/2 बेस कितना 3 और हाइट भी 3, तो 1/2 यहाँ से आप कॉमन कर सकते हैं, ये आ जाएगा क्या 16 + 9 25/2 स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है ना, काफ़ी आसान है समझना, थोड़ा सा हो सकता है आपको ये सब समझने में दिक्कत हो, तो आपको हर चीज़ समझने में दिक्कत आ सकता है। हम कुछ भी बोलेंगे ये नहीं है कि एक ही मेथड जानते हैं इसको करने का, बहुत सारा मेथड है यहाँ पर, ये नहीं कि ये 45 45 90 करने से मेरा काम चल जाएगा। यदि जिनको समझ में आता है थोड़ा मोड़ा भी, ठीक है, जिनको मॉडलस सब पढ़ा हुआ है, मान लीजिए जो बच्चे अच्छे से पढ़ाई किए हैं, ऐसे बेसिक मैथमेटिक्स का जो लेक्चर उसमें तो हम हर चीज़ डाल रहे हैं, यदि आप वहाँ से देखते देखते आ रहे हैं या मॉडलस का ग्राफ पढ़ा देंगे तब उस टाइम आप मेरे को मिस करेंगे, ठीक है, कि अरे यार क्या क्या सर पढ़ा करके गए हैं, हर चीज़ तो पढ़ाया हुआ है। तो अभी यहाँ आपको पढ़ाए नहीं है ये ग्राफ, हम कहीं भी इस लेक्चर में ग्राफ का डिस्कशन नहीं हुआ मॉडल्स के ग्राफ का, बट फिर भी हम पढ़ाएंगे पीछे, इसीलिए यहाँ पर हम बता देते हैं। अभी आप स्किप कर लेना, यदि आपको समझ में नहीं आता है तो आगे मॉडल्स का ग्राफ जब पढ़ाएंगे उस टाइम में यदि आप वहाँ पढ़ लोगे तो ये सब आपको बहुत काफ़ी आसान लगेगा, मेरा ये विश्वास है। ठीक है ना, आप बोलोगे सर ये इतना आसान क्वेश्चन भी रह सकता है क्या इस दुनिया में, ठीक है, तो हम बोलेंगे हाँ रह सकता है ना, अभी कितना कठिन लग रहा है, लेकिन यदि तुम सीख जाओगे ना कोई चीज़ तो आपको बहुत आसान लगने लगेगा। एक क्वेश्चन है जो आपको होमवर्क में हम दे रहे हैं और आपको करना भी चाहिए, ये x - 1 का मॉड इंटू dx, कहाँ से कहाँ तक ले लें इसको, -3 से 8 तक ले लेते हैं, ठीक है, और इसको आपको इंटीग्रेट कर करके लाना है। इसके आंसर को आप कमेंट बॉक्स में पक्का डालिएगा, ठीक है, इसका आंसर क्या होगा हम पक्का देखेंगे। समझ में आया क्या, काफ़ी आसान है। ग्राफ इसका कैसा होगा, v जैसा ही होगा, लेकिन जो एक्सप्रेशन मॉड के अंदर में इन्वॉल्व है उसको 0 करके पहले उससे x का वैल्यू निकाल लो, ठीक है। यदि आप बोलोगे तो हम ग्राफ भी खींच देंगे, बट नहीं, आपको ट्राई करने के लिए ऐसे मेरे को देना चाहिए,
जैसा कि हम यहाँ पर बोले इसका ग्राफ खींचना है तो मेरे को x-2 को 0 बराबर करके उस x का वैल्यू निकाल लो, x के निकाले की वैल्यू को नंबर लाइन मतलब ये x एक्सिस पर दिखाओ, फिर वहाँ से v ड्रॉ कर दो, ठीक है। उसके बाद फिर आपको जो जो दिया हुआ इसके बीच का एरिया आप निकाल लो, मतलब इसके देख लो, इसके मतलब ये ग्राफ, dx मतलब x एक्सिस, इसके मतलब ये ऊपर वाले का मतलब ये, इससे घिरा हुआ क्षेत्र क्या है, यही और यही है, तो एरिया निकल गया। चलिए स्टूडेंट्स आज कहानी को यही खत्म करते हैं, ठीक है। पहला लेक्चर ही है, पहला लेक्चर में ही आपका देखिए कितना सारा चीज़ हम पढ़ा दिए हैं, ठीक है। डेफिनेट इंटीग्रेशन उतना टफ नहीं है, समझ में आया क्या। यदि आप ढंग से पढ़ते हैं तो आपको बिल्कुल आसान लगेगा। इनडेफिनेट में बहुत सारा चीज़ पढ़ने के लिए काफ़ी टफ भी है वो, उसका क्वेश्चन जल्दी बनता नहीं है स्टूडेंट सबसे, ठीक है। और लेकिन यहाँ पर आप सोच लोगे यदि आप ढंग से मेहनत कर लिए तो, ठीक है ना। इसमें ग्राफ सर आपको थोड़ा मोड़ा यूज है तो वो सब चीज़ हो जाएगा धीरे धीरे, ठीक है। हम जो बताते जा रहे हैं ग्राफ आप उसको कर लीजिएगा अच्छे से। आगे पूरा का पूरा एरिया अंडर कर्व इसी के ऊपर है, तो अभी से यहाँ से ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन के ऊपर यदि हम क्वेश्चन करने लगेंगे तो आपको आगे एरिया अंडर कर्व सब करने में काफ़ी आसान लगेगा, ठीक है। वहाँ पर डेफिनेट इंटीग्रेशन हम कैसे लाएंगे तो वो आपको समझ में आ जाएगा। ऐसे कल हम ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन के ऊपर ही बहुत सारा क्वेश्चन करने वाले हैं विद द हेल्प ऑफ ग्राफ, ठीक है। समझ में आया क्या। ग्राफ के हेल्प से क्या करेंगे हम, बहुत सारा डेफिनेट इंटीग्रेशन के क्वेश्चन को करेंगे, ठीक है। चलिए थैंक यू, बाय बाय।